आमतौर पे ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा मेडिकल साइंस भी कहता है कि 40 साल के बाद की जो महिला होती है उनके अंदर सेक्स की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है और उस एज की महिलाएं भजन कीर्तन करती है। लेकिन आज मैं जिस एज की बात कर रहा हूँ उस एज में उस महिला की एज 40 और 35 नहीं, 40 और 50 भी नहीं, बल्कि उस महिला की एज 65 साल है। 65 साल के महिला के अंदर हवस का इतना ज़्यादा भूख था कि उस भूख को शांत करने के लिए वो एक 31 वर्षीय लड़के के साथ न सिर्फ संबंध बनाती थी बल्कि संबंध बनाने के साथ साथ उसको महंगे मोबाइल फ़ोन और काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी देती थी। लेकिन क्या पता उसकी यही चाह, उसकी यही इच्छा, उसकी यही आदत उसके लिए खुद एक दिन जान का दुश्मन हो जाएगी। उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अगर उसे इस बात का एहसास होता कि हम जो कृत्य कर रहे हैं वही कृत्य एक दिन हमारे ही जान का दुश्मन हो जाएगा, तो वह अपने हाथों अपने पति का कत्ल नहीं करके अपने हाथों पहले अपने लवर का, उस 31 वर्षीय लड़के का करती, इसके बाद फिर अपने पति के साथ वो काम करती। दोस्तों यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे, जब पूरी घटना को आप जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 65 साल का वो उम्र, जिस उम्र में नाती और बच्चे के शादी करने का उम्र होता है, जिस एज में नाती और बच्चे को खिलाने का एज होता है, उसी एज में उस महिला ने न सिर्फ एक बॉयफ्रेंड रखा था बल्कि बॉयफ्रेंड रखने के साथ साथ अपने पति के मौजूदगी में उसी घर में जब मन करता, जैसे मन करता, उस बॉयफ्रेंड को अपने यहाँ बुलाती और उसके साथ साथ हर वो कृत्य करती जो कृत्य एक 25 और 30 साल का लड़का लड़की या फिर कोई महिला 40 साल के अंदर की जो महिला होती है वो किया करती है। दोस्तों यह सच्ची घटना बिहार के पटना शहर के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के नेहरू नगर रोड नंबर 2 की है। उसी एरिया में एक घर था, सुजाता निवास। उस निवास की मालकिन, जिसका नाम था सुजाता, उसकी एज 65 साल थी। सुजाता देवी अपने 75 वर्षीय रिटायर्ड पति के साथ उसी आवास में रहा करती थी। उनके जो पति थे NK श्रीवास्तव, वो एक पार्किंसन नामक रोग से ग्रसित थे और पार्किंसन एक ऐसा बीमारी होता है जिसके वजह से कोई भी इंसान सही तरीके से उठ बैठ नहीं सकता है, या फिर यूँ कहें कि उस इंसान का ज़्यादातर समय बेड पे ही बीतता है। तो पूरी तरीके से वो बेड रेस्ट पे थे। NK श्रीवास्तव और सुजाता से 3 लड़के थे और तीनों लड़के अलग अलग जगह पे काम करते थे। एक जो कि हैदराबाद में था, दूसरा लड़का दुबई में था और तीसरा लड़का देश की राजधानी नई दिल्ली में था। दोनों पति पत्नी बड़े ही आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पूरी तरीके से वो परिवार खुशहाल था। लेकिन क्या पता ये परिवार जो खुशहाल था या सुजाता देवी जो खुश थी, वो अपने पति के वजह से नहीं बल्कि उस बॉयफ्रेंड के वजह से खुश थी। इस बात की सत्यता का पता तब चल पाएगा जब आप पूरी वीडियो को आप देखेंगे। दुबई वाला जो उनका बेटा था वो हमेशा अपने माँ बाप के कांटेक्ट में रहता था। वहाँ से वो फ़ोन करता और फ़ोन पे काफ़ी बातचीत किया करता था। एक दिन 15 अक्टूबर 2024 की ये घटना है। लगभग दिन के 12:30 बजे के आसपास जब वो अपने घर पे फ़ोन करता है, जब अपनी माँ सुजाता देवी को वो फ़ोन करता है तो उसकी माँ फ़ोन पिक नहीं करती है, फ़ोन नहीं लगता है। एक बार फ़ोन करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है और उसके बाद भी जब सुजाता देवी से कांटेक्ट नहीं होता है तब वो फिर अपने पिता NK श्रीवास्तव को फ़ोन करता है और उनके पिताजी भी जब फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनके पिताजी का भी जब नंबर नहीं लगता है, तो फिर उसी सुजाता निवास के सामने एक गणेश जानकी अपार्टमेंट है। उसी अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम राम प्यारे यादव है, उस राम प्यारे यादव को उनका बेटा दुबई से फ़ोन करता है और कहता है कि यादव जी आप मेरे आवास पे जाइए, आप मेरे घर पे जाइए और वहाँ मेरी माँ से या फिर मेरे पिता से हमारी बात करवाइए। चूँकि काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, उनको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ज़रूर मैं जाऊँगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। तब तक वो लाइन पे ही था और उसी समय वो वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 1.5 मिनट लगता है। तुरंत रोड क्रॉस करके वो सुजाता निवास में पहुँच जाता है, जिस निवास में, जिस घर में सुजाता देवी अपने पति के साथ रहती थी। जब वो वहाँ जाता है तो बाहर से दरवाजे का जो कुंडी था वो लगा हुआ था। तब तक जो दुबई वाला बेटा था वो उनके साथ लाइन पे ही था। जैसे ही वो उस कुंडी को खोलता है, कुंडी खोलने के बाद जब वो उस रूम में पहुंचता है जिस रूम में NK श्रीवास्तव रहते थे, तो वहाँ पे देखता है कि उनके पिताजी की लाश उसी रूम में पड़ी हुई है। उनके पिता मृत अवस्था में वहाँ पे पड़े हुए हैं। इसी बीच जब वो किचन में जाता है
तो किचन में भी एक अलग ही नज़ारा था। किचन में जाके देखता है कि सुजाता देवी का जो शव था वो छत बिछत अवस्था में वैसे ही फर्श पे पड़ा हुआ था, जगह जगह खून के धब्बे पड़े हुए थे। वो दुबई वाले बेटे को सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि आपके पिता और माँ की अवस्था ये है, इस अवस्था में आपके पिता और माता दोनों यहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसे ही इस बात को दुबई वाला उनका बेटा सुनता है, मानो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। वो सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वहाँ से फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है और जो भी सगे संबंधी हैं उनको वहाँ से वो फ़ोन करता है। इस बीच जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड इस नज़ारे को देखता है, उसकी मानो चीख निकल जाती है। वो दौड़े दौड़े नीचे आता है और आके जो भी वहाँ पे लोग थे, उस फ्लोर के नीचे जो लोग रह रहे थे, उनको आके कहता है कि ऐसी ऐसी बात ऊपर हुई है। सब लोग ऊपर जाते हैं और जाने के बाद जो अंदर का परिदृश्य था, अंदर का जो नज़ारा था, उस नज़ारे को देखने के बाद सब लोगों को आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर एक बूढ़ा और बूढ़ी जो कि अकेले इस मकान में रहा करते थे, जिनकी उम्र 75 और 65 साल थी, 75 साल के एन के श्रीवास्तव थे और 65 साल की वो सुजाता देवी थी। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि सुजाता देवी और एन के श्रीवास्तव की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी, जिनका बेटा भी यहाँ पे नहीं रहता है। इनका 3 बेटा है और तीनों बाहर रहता है। सब लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतने बड़े कृत्य को आखिर किसने अंजाम दिया। सब लोग हैरान थे, परेशान थे और बार बार ये सोचने पे मजबूर थे कि ये हो क्या रहा है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की टीम भी वहाँ पे पहुँचती है और पुलिस की टीम जैसे ही आती है, थोड़ी देर के बाद फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पे पहुँचती है। सबसे पहले उस किचन का जो नज़ारा था, वहाँ के जो भी बिखरे हुए सामान थे, सबको कलेक्ट किया जाता है। चाहे वो खून का जो वहाँ पे धब्बा पड़ा हुआ था, उस धब्बे को चिन्हित करके उस स्पॉट को भी कवर किया जाता है। उसकी भी फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है और इसके बाद एन के श्रीवास्तव के बॉडी को भी और साथ ही साथ सुजाता के भी बॉडी को वहाँ से ले जाके पुलिस पोस्टमार्टम करती है। लेकिन सबके लिए सवालिया निशान था। पूरी प्रक्रम को लोग अलग अलग घटना से जोड़ के देखने लगे। कोई उसमें कुछ कहता, कोई कुछ कहता, सब अपनी अलग अलग बात, सब अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया वहाँ पे रख रहे थे। इसी बीच पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि हो जाती है कि किसी धारदार हथियार से सुजाता देवी का गला रेता गया है और उसके साथ साथ इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि एन के श्रीवास्तव को भी तकिया या फिर किसी कपड़े से दबा के उनके मुंह को दबा के उनका गला घोटा गया है। सब कुछ क्लियर था, पोस्टमार्टम में साफ साफ था। और जो भी मौके वारदात से जो भी चीज़ें मिलती है, उन चीज़ों को देखने के बाद भी यही प्रतीत हो रहा था कि बड़े ही बुरे तरीके से उन दंपति को मौत के हवाले कर दिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। जगह जगह का जो भी सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज को खंगालने लगती है। खास करके चौक चौराहे पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, सारे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जाता है। उस सीसीटीवी फुटेज को बड़े ही गंभीरता से देखा जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में कौन इन्वॉल्व है। जहाँ से भी कोई सुराग मिलता या मिलता हुआ प्रतीत होता, पुलिस तत्काल उस पर्सन को गिरफ्तार करती और थाने लाके पूछताछ करती। लेकिन सारा कुछ करने के बाद भी पुलिस को कोई अहम सबूत हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस की टीम रात दिन एक करके इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी ये सारा प्रयास पुलिस का व्यर्थ ही जा रहा था। इसी बीच लगभग 11 सेकेंड का एक वीडियो पुलिस के हाथ लगता है। किसी व्यक्ति के द्वारा वो वीडियो दिया जाता है और कहा जाता है कि ये इस वीडियो में जो शख्स है, महज वो 11 सेकेंड का ही वीडियो था, इस वीडियो में जो शख्स है, शायद इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो शायद ये वीडियो इस घटना को प्रूफ कर देगा या फिर इस वीडियो से उस अपराधी तक या फिर उस आरोपी तक आपको पहुंचने में मदद मिलेगी। पुलिस के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब पुलिस के लिए बस एक वही वीडियो ही एक आधार था। उस वीडियो को देखती है जब पुलिस, तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक बाइक सवार एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच रही होगी, वो जब जा रहा है सुजाता अपार्टमेंट के सामने से, तो वो सुजाता अपार्टमेंट की ओर बड़ा ही ध्यान से देख रहा है और बार बार देख रहा है। तो एक बार पुलिस भी ये सोचती है कि जब ये लड़का जा रहा है सामने से और वो भी जब बाइक चला रहा है, तो बार बार उस सुजाता अपार्टमेंट की ओर क्यों देख रहा है। उस वीडियो से ये तो पता चल रहा था कि वो लड़का, उस लड़के की एज 25 से 30 साल की है और ये भी पता चल रहा था कि वो जो लड़का जो है वो किस कलर का कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो लड़का कौन है। उस वीडियो को आधार मान के सबसे पूछा गया, अगल बगल के लोगों को वो वीडियो दिखाया गया, तो कुछ लोगों ने कहा अरे ये तो अमित है जिसका कि यहीं पे फॉर्चून का किराना का दुकान है। जब उस लड़के को पुलिस उठाती है और पुलिस उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है, पुलिस एक तरह से कहें कि मानो अंधेरे में तीर चलाती है और उस लड़के से कहती है मुझे सुजाता देवी हत्याकांड को लेकर एक बहुत अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिस सबूत में ये साफ साफ इस बात की पुष्टि हो रही है कि आप ही इस कृत्य में इन्वॉल्व हो।
अमित ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें भी पुलिस पकड़ सकती है, और पुलिस ने तो अंधेरे में तीर चलाया था। हालांकि अमित पहले इधर उधर की बातें करता रहा। इसके बाद जब सख्ती से पुलिस पेश आई, तब अमित ने अपना अपराध धीरे धीरे स्वीकारना स्टार्ट किया। अमित कुमार उर्फ टिंकू, जो कि बिहार के नालंदा जिले के हिलसा का रहने वाला था, और वो 3 साल पहले पटना आया था, और पटना आने के बाद वो राजीव नगर में शिफ्ट हो गया था, और उसी पटना में नेहरू नगर रोड नंबर 2 के ही पास उसका एक फॉर्चून का एक किराने का दुकान था, और उसी दुकान को चलाने के दौरान ही वो सुजाता देवी के कांटेक्ट में आया, उसके संपर्क में आया, उससे बातचीत किया, और इसका 3 साल के पहले का ये स्टोरी 3 साल से चला हुआ आ रहा था। इसके बाद फिर पुलिस उससे आगे की कहानी पूछी कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुमने सुजाता देवी के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि पुलिस अभी भी अंधेरे में तीर चला रही थी। पुलिस को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस कृत्य में अमित कुमार ही इन्वॉल्व है, क्योंकि उस महिला की जो एज थी 65 साल एज थी, और उस महिला के साथ किसी लव अफेयर के होने की तो कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठ रही थी, क्योंकि इस अमित कुमार का जो एज था वो 30 साल था और वो महिला 65 साल की थी। लेकिन पुलिस ने चूंकि अंधेरे में तीर चलाई थी, तो वो तीर कहीं ना कहीं जाके निशाने पे साफ साफ लग रहा था, और अमित अब धीरे धीरे अपने अपराध को भी स्वीकार कर रहा था। उसका कहना साफ था, क्योंकि उनके जो पति थे एनके श्रीवास्तव, वो पार्किंसन नामक एक बीमारी से ग्रसित थे, और उस बीमारी में कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि मैक्सिमम टाइम बेड रेस्ट करना होता है, क्योंकि वैसे स्थिति में कोई भी इंसान सही तरीके से उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, चलने और फिरने में परेशानी होती है, तो लॉन्ग टाइम तक उसे ज़्यादातर बेड पे रहने की ही डॉक्टरों के द्वारा सलाह दी जाती है। और इसी बीच उस महिला को सेक्स का लत लग चुका था। वो महिला हवस की पूर्ति के लिए उस लड़के को बार बार बुलाती थी। उसका साफ कहना था, क्योंकि हम उस महिला के कांटेक्ट में जब आए तो वो महिला हमें बुलाती थी, बार बार बुलाती थी, जब बुलाती तब मैं जाता। इसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे थे, और उसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ महिला के साथ, महिला की इच्छा से, महिला जब चाहे तब मुझे वहाँ पे जाना पड़ता और उसके साथ संबंध बनाना पड़ता। और ठीक दिन के 10 बजे मुझे सुजाता देवी का फ़ोन आता है और कहती है कि अमित आप जल्दी चले आओ, मुझे आपसे कुछ काम है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैं उसके काम को भी जानता था, उनके बात को भी जानता था, क्योंकि वो इसी वर्ड में बात करती, तो मैं समझ गया कि आज मैं जाऊंगा, फिर से वो काम करूंगा, उसके बदले में फिर से मुझे पैसे मिलेंगे, और पैसे लेके मैं फिर वो काम करने के बाद वापस आ जाऊंगा। वो 10 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचा, और पहुँचने के बाद फिर से उसी रूम में वहाँ पे पहुँचने के बाद उस सुजाता देवी के साथ वो अपना जो भी कार्यक्रम था वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। कार्यक्रम अपने तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा था। उस कमरे से जो चीख की आवाज़ आ रही थी, उसके आवाज़ को सुन के उसी कमरे के बगल में जो उनके पति सो रहे थे, उनके कान में आवाज़ जाती है कि हमारी पत्नी चीख रही है। तो कहा गया है ना कि बूढ़े हम जरूर हुए हैं, लेकिन हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। 75 साल के वो जो श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने धूप में तो अपना बाल पकाया नहीं होगा, उनको भी इस बात की अनुभूति जरूर हो रही होगी कि उस कमरे में क्या हो रहा है। उनको एहसास हुआ, उनको फील हुई, और इसके बाद वो वहाँ से धीरे धीरे आने लगे। जैसे ही वो आए, उस कमरे की ओर जब जाने लगे, तो उस कमरा में साफ साफ देखते हैं, क्योंकि उस महिला को अंदेशा बिल्कुल नहीं था। अगर उसे इस बात का अंदेशा होता तो वो जो दरवाजे का जो कमरा है उसको अंदर से वो लॉक कर लेती, लेकिन वो लॉक नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पे आएगा कौन। अरे कोई तीसरा आ नहीं सकता है, और जो हमारे पति हैं उनको इस बात का खबर कहाँ है कि मैं क्या कर रही हूँ। इसी बीच जब उनके पति धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचते हैं, तो अपने पत्नी को उस लड़के के साथ बड़े ही आपत्तिजनक स्थिति में पाते हैं, और उस स्थिति में देख के वो काफ़ी ज़ोर से चीखते हैं। उनकी चीख इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उनकी चीख नीचे के बिल्डिंग में भी पहुँच गई। तो जो भी रेंटर वहाँ पे नीचे रह रहे थे, उनको लगा कि ये पति पत्नी का रोज़ का तो झगड़ा है, ये लोग ऐसे ही चीखते और चिल्लाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उन लोगों ने भी उस चीख पे विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके बाद चीखने के बाद जैसे ही उनके पति श्रीवास्तव जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सुजाता देवी और अमित के बीच पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अमित उनके मुंह पे हाथ रखता है और उनके चीख को बंद करने की कोशिश करता है। इसके बाद उस 75 वर्षीय एनके श्रीवास्तव को अमित पकड़ के उनके बेडरूम में लेके जाता है, और वहाँ पे ले जाने के बाद उनको सुलाता है, और सुलाने के बाद उनका मुंह दबाता है, ताकि फिर से वो दोबारा इस बात को रिपीट नहीं कर पाए। वो बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित था, वो जान रहा था कि मेरे पत्नी के साथ क्या हो रहा है। जब उसके मुंह को दबाया जाता है, फिर भी वो अपनी आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। जब अमित के पास कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा था, वो समझ गया कि अगर ज़ोर से और चीखेगा ये शख्स, तो शायद नीचे वाले लोग आ जाएंगे और फिर हम पकड़े जाएंगे। तो इस डर से खुद को बचाने के लिए
उसने एक तकिया लिया और तकिया लेके उनके मुंह पे रख के दबाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच जब सुजाता देवी को लगा कि शायद हम लोगों के कार्यक्रम का ये बाधक है बूढ़ा, जो भी हम लोग कर रहे थे इस कार्यक्रम का बाधक ये बूढ़ा है, इसके ही चलते सारा कुछ हो रहा है, तब उसके मन में एक अलग ही प्रकार का कुरफात सूझ गया। उस महिला ने अमित से कहा कि रोज़ रोज़ का हम झंझट ही ख़त्म कर देते हैं, ये रोज़ रोज़ का डिस्टर्बेंस है, आखिर हम लोग कब तक छुप छुप के ऐसा करते रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि पूरी मुझे आज़ादी मिले और स्वतंत्र होकर हम अपने काम को अंजाम दें। ऐसा वो अमित से कहती है और इसके बाद किचन में जाती है और वहाँ से सब्जी काटने का चाकू जो कि किचन में पड़ा हुआ था उस चाकू को लेके आती है। वहाँ पे वो सुजाता देवी पहुँचती है और पहुँचने के बाद जब वो देखी कि अमित NK श्रीवास्तव के मुंह पे तकिया रखा हुआ है, उनके मुंह को तकिया से दबाने की कोशिश कर रहा है, इसी बीच उस चाकू से कई बार अपने हस्बैंड के, अपने पति के सीने में वो करती है। लगभग 10 से 12 लगातार बार वो प्रहार करती है। पूरा जो श्रीवास्तव NK श्रीवास्तव का पूरा शरीर पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाता है। आखिरी बार उस खंजर को उनके सीने में मार रही थी तो वो खंजर उनके सीने में ही अटक जाता है। खींच के जब उस खंजर को निकालने की कोशिश करती है, पूरा जख्म भी उसके साथ बाहर निकल के आता है। और इस सारे परिक्रम को अमित दूर खड़ा होकर देख रहा था। उसे अब डर लगने लगा था कि आखिर जो महिला मेरे सामने ही अपने पति का कत्ल कर सकती है, अपने पति को इस तरीके से मार सकती है, वो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकती है। अब वो जो अमित था वो डरने लगा। इसके बाद फिर सुजाता कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो सीधा वहाँ पे जाती है और उस चाकू को अपने किचन में साफ करती है, धोती है। और इसके बाद वहाँ पे वो रिलैक्स अवस्था में किचन में खड़ी हो जाती है और अमित से बोलती है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने रोज़ रोज़ का काम ही ख़त्म कर दिया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब हम लोग आसानी से इस काम को अंजाम आगे देते रहेंगे। ऐसा बोलती है, लेकिन अमित को डर हो गया था। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए निकलता है, उसको सुजाता देवी पकड़ती है और कहती है कि बाहर क्यों जा रहे हो, आओ, जिस काम के लिए आए थे हम लोग पहले पूरी तरीके से उस काम को अंजाम तो दे लें। लेकिन अमित को डर हो गया था। अमित जान गया था कि अगर इस घटना का जिक्र कहीं हुआ तो हम बक्से नहीं जाएंगे। इसके बाद उसके दिमाग में एक बात अचानक से आके बैठ गई अमित के दिमाग में कि जो महिला अपने पति के साथ ऐसा कुछ कर सकती है वो कल मेरे साथ नहीं करेगी, इस बात की क्या गारंटी है। वो ऐसा सोचने लगता है और इसी सोचने के बाद वहाँ पे जो चाकू वहाँ पे साफ करके जो सुजाता देवी रखी थी उस चाकू को वहाँ से अपने हाथ में लेता है और लेने के बाद उसके गले पे हाथ रख कर उसके गर्दन को रेत देता है। जब सुजाता देवी के गर्दन को वो रेत रहा था, इसी बीच सुजाता देवी उसके हाथ में कई बार काटती है और जब वो काटती है, जब वो विरोध करती है, तब उसके हाथ से खून भी निकल जाता है अमित के हाथ से। अमित ये सारी बात बता रहा था, लेकिन जब दोबारा काटती है तो अमित आक्रोशित होकर बड़े ही आराम से अपने बाएं हाथ से उसके गर्दन को जकड़ता है और इसके बाद फिर आगे से पूरे तरीके से उसके गर्दन को रेत के उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। वो सुजाता देवी वहीं पे ढेर हो जाती है। उस स्थिति में ही उसको छोड़ के जैसे ही वो बाहर जाना चाह रहा था अमित, उसके दिमाग में एक बात और आया। उसने उस महिला के जो आभूषण थे, जो भी उसने ज्वेलरी अपने हाथ में पहन रखे थे, खास करके सोने का कुछ चूड़ी पहनी हुई थी, वो और भी कुछ महंगे ज्वेलरी थे जो उसके शरीर में था, उसको भी वो खींच लेता है और उसको भी अपने पास रख लेता है। और इसके बाद कुछ 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन थे, उसको भी वो अपने कब्जे में ले लेता है। साथ ही चांदी के कुछ बर्तन थे, उस बर्तन को भी वो अपने पास रख लेता है और वो बाहर का कुंडी, उस दरवाजे के बाहर का कुंडी लगाता है और कुंडी लगा के वहाँ से निकल जाता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि शायद हम पकड़े भी जाएंगे। आराम से वहाँ पे अपने दुकान पे आता है, शाम तक दुकान चलाता है और जैसे रोज़ का काम था दुकान को बंद किया, फिर वहाँ से चला गया। कहा गया है ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसे सबूत जरूर छोड़ देता है जिस वजह से उसकी गिरफ्तारी होती है और जिस वजह से वो पकड़ा भी जाता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। इस घटना ने न सिर्फ बिहार की राजधानी पटना को, बल्कि पटना के साथ साथ पूरे बिहार को, पूरे देश को भी ये सोचने और ये जानने पर मजबूर कर दिया कि एक 65 साल की महिला एक 31 वर्षीय लड़के के साथ, जो कि उसके बेटे के उम्र से भी कम का था,
उसके साथ वो कृत्य करती है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आखिर उस 65 साल की जो महिला थी उसके अंदर हवस का ऐसा कौन सा कीड़ा काट रहा था जिस कीड़े ने उसको इतना बड़ा कृत्य करने पे मजबूर कर दिया। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।